हेलो प्रेपमेट्स, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आपका अपनी प्यारी मोस्ट वांटेड सीरीज वर्जन 2.0 में। और आज हमारी जर्नी पहुंच चुकी है 9वें दिन। आज के दिन हम पढ़ने वाले हैं सर्कुलर मोशन के बारे में। सर्कुलर मोशन एक स्पेसिफिक मोशन है और फिजिक्स के अंदर डिफरेंट डिफरेंट फोर्सेस जब आप पढ़ोगे, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पढ़ोगे, ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ोगे, मैग्नेटिक फोर्स पढ़ोगे, राइट। तो उन सारे के सारे केसेस में आपको मोशन कभी ना कभी सर्कुलर होती हुई दिखाई देगी। तो हम आज पढ़ने वाले हैं सर्कुलर मोशन के बेसिक कंसेप्ट्स के बारे में। और ध्यान रखना, ये जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं, ये जो सर्कुलर मोशन है, ये थ्रू आउट फिजिक्स किसी भी टॉपिक के साथ मिक्स करी जा सकती है और इसीलिए इससे क्वेश्चंस पूछे जाने की संभावना बहुत ही ज्यादा है। मतलब आज का वीडियो जो है वो आपको आसानी से 2 या 3 क्वेश्चंस सही करवा सकता है नीट फिजिक्स 2020 के अंदर। तो बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं सर्कुलर मोशन की। तो सबसे पहले तो आपका काम जो आपको करना चाहिए था वो मैंने आपके लिए किया है। 1 पेज नोट्स मैंने बनाए हैं सर्कुलर मोशन के लिए। और सर्कुलर मोशन की जो शुरुआत होगी वो बिल्कुल उसी तरीके से होगी जैसे अपनों ने लीनियर मोशन की शुरुआत करी थी, यानी कि मोशन इन स्ट्रेट लाइन। वहां पर हमने देखा था कि अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहता है तो लीनियर मोशन को डिस्क्राइब किया जा सकता है कुछ इक्वेशंस के थ्रू। बिल्कुल उसी तरीके से एंगुलर मोशन की अगर अपन बात करें, सर्कुलर मोशन की अगर अपन बात करें, तो यहां पर एक्सेलरेशन की जगह या एक्सेलरेशन का जो रोल है वो निभाने के लिए आ जाता है एंगुलर एक्सेलरेशन, जिसे अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहां पर भी सिनेरियो वैसा का वैसा ही होगा। इवन फॉर्मूलाज जो हैं वो डायरेक्ट ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे। अगर अल्फा कांस्टेंट है तो आपकी जो इक्वेशन ऑफ सर्कुलर मोशन है वो एग्जैक्टली सेम होगी जो हमने इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी थी मोशन इन स्ट्रेट लाइन के अंदर। कैसे? यहां पर भी फाइनल एंगुलर वेलोसिटी, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी प्लस अल्फा टाइम्स टी के इक्वल होगी। यहां पर भी जो टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी टाइम्स टी प्लस हाफ टाइम्स अल्फा टाइम्स टी स्क्वायर के इक्वल होगी। और यहां पर भी फाइनल एंगुलर वेलोसिटी का स्क्वायर जो होगा वो इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी के स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ अल्फा टाइम्स एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होगा। और यहां पर भी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो एवरेज एंगुलर वेलोसिटी यानी कि ओमेगा आई प्लस ओमेगा एफ डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स टी के इक्वल होगा। तो बिल्कुल उसी तरीके के क्वेश्चन जिसमें आपको इन चारों क्वांटिटीज में से कोई सी भी 3 दी जा सकती है और चौथी के बारे में पूछा जा सकता है, वैसे के वैसे क्वेश्चन यहां पर भी पूछे जा सकते हैं और आपको उनके लिए तैयार रहना है। और अगर अल्फा कांस्टेंट ना हो तो हम क्या किया करते थे, फिर हम डिफरेंशियल इक्वेशंस का यूज किया करते थे। यहां पर ओमेगा जो होगा, एंगुलर वेलोसिटी जो होगी वो डी थीटा डिवाइडेड बाय डी टी के इक्वल हो जाएगी। जैसे वी जो होता था वो डी एक्स बाय डी टी के इक्वल हुआ करता था। यहां पर अल्फा डी ओमेगा बाय डी टी के इक्वल हो जाएगा अगर ओमेगा टाइम के फंक्शन की फॉर्म में दे रखा है, और अल्फा ओमेगा टाइम्स डी ओमेगा डिवाइडेड बाय डी टी के इक्वल हो जाएगा अगर डी थीटा के इक्वल हो जाएगा अगर ओमेगा को डिस्प्लेसमेंट की फॉर्म में, थीटा की फॉर्म में दे रखा है। बिल्कुल सिमिलर है जैसे अपने स्ट्रेट लाइन के अंदर पढ़ा था, ए इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी एंड ए इज इक्वल टू वी डी वी बाई डी एक्स, राइट। दो अलग अलग तरीके के फॉर्म में दिया जा सकता है आपको एक्सेलरेशन की जो भी इंफॉर्मेशन है उसको, राइट। और अगर उल्टा पूछा जाए तो डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो एंगुलर वेलोसिटी के इंटीग्रेशन के इक्वल होगा। एंगुलर वेलोसिटी का जो चेंज है वो एंगुलर एक्सेलरेशन के इंटीग्रेशन के इक्वल होगा। और अगर एंगुलर एक्सेलरेशन सपोज करो थीटा की फॉर्म में दे दिया जाए तो हम इस इक्वेशन से डिफरेंशियल इक्वेशन बनाएंगे और उसको सॉल्व करेंगे। दैट सेज अल्फा टाइम्स डी थीटा, इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो ओमेगा टाइम्स डी ओमेगा के इंटीग्रेशन के इक्वल होगा। अल्फा थीटा की फॉर्म में दिया जाएगा तो आप आसानी से इस इंटीग्रेशन को सॉल्व कर सकते हो, राइट। जहां पर डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन आ गया वहां पर आपको तैयार रहना है कि क्वेश्चन ग्राफ की फॉर्म में भी पूछे जा सकते हैं। आई होप अब आप कनेक्ट कर पा रहे होंगे हमारी मोस्ट वांटेड सीरीज के डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स को, कि कैसे हम बेसिक टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं और उन्हीं पे पूरी की पूरी फिजिक्स का जो पुलिंदा है वो बनाया गया है। तो यहाँ पे ग्राफ के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं जिसमें आपको सपोज करो थीटा और टी के बीच का ग्राफ दे दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि बताओ ओमेगा कितना होगा किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट के ऊपर। तो आप समझ जाना ओमेगा डिफरेंशिएशन होता है, इसका मतलब अपनों को स्लोप ऑफ द टेंजेंट फाइंड आउट करनी है। तो ये जो सेक्शन है, इस सेक्शन के थ्रू आप एक बार फिर मोशन इन स्ट्रेट लाइन रिवाइज कर रहे हो, साथ ही साथ में मोशन इन सर्कुलर मोशन जो भी उसकी काइनेमेटिक्स है उसको नए तरीके से सीख रहे हो। आई होप आपको बहुत आसान लगा होगा।
अब हम चलते हैं किसके ऊपर, कई बार हमें एंगुलर क्वांटिटीज को लीनियर क्वांटिटीज की फॉर्म में और लीनियर क्वांटिटीज को एंगुलर क्वांटिटीज की फॉर्म में कन्वर्ट करने की जरूरत पड़ती है। ये सारा का सारा कन्वर्जन जो है वो इंस्टेंटेनियस क्वांटिटीज की फॉर्म में, राइट। तो कैसे होगा, हम सीधा सीधा देख सकते हैं कि जो लीनियर डिस्प्लेसमेंट होगा, अब यहाँ पे लीनियर डिस्प्लेसमेंट नहीं बोलना चाहिए, मुझे डिस्टेंस बोलना चाहिए या आर्क लेंथ बोलनी चाहिए। वो किसके इक्वल हो जाएगा, आर टाइम्स थीटा के इक्वल हो जाएगा। पैटर्न पकड़ो, एंगुलर क्वांटिटी को आर से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको लीनियर क्वांटिटी मिल जाएगी। सिमिलर पैटर्न यहां पर है कि v किसके इक्वल हो जाएगा, ओमेगा टाइम्स आर के इक्वल हो जाएगा। अगर वेक्टर फॉर्म में पूछा जाए तो ध्यान रखना v जो होगा वो ओमेगा क्रॉस आर के इक्वल होगा। ऑर्डर ध्यान रखना, ऑर्डर मैटर करता है क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर। एक्सेलरेशन, अब यहां पे बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, ध्यान रखनी है आपको, और इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि जब आपका पार्टिकल सर्कुलर पाथ के ऊपर मूव कर रहा होता है तो अगर उसकी स्पीड कांस्टेंट है, ध्यान रखना एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है, इवन इन दैट केस दैट पार्टिकल विल हैव एन एक्सेलरेशन, बिकॉज उसकी डायरेक्शन तो चेंज हो ही रही है। और उस एक्सेलरेशन को हम जानते हैं सेंट्रीपीटल एक्सेलरेशन के नाम से। तो सेंट्रीपीटल एक्सेलरेशन जो होता है, ए आर का मतलब है वो जो एक्सेलरेशन होता है वो हमेशा रेडियल डायरेक्शन में होता है। रेडियल डायरेक्शन का मतलब है पार्टिकल से सेंटर की तरफ जो एरो बनाओगे आप उस डायरेक्शन के अंदर होता है। वो किसके इक्वल होगा, v स्क्वायर अपॉन आर, अगर v और r की फॉर्म में लिखा जाए, और ओमेगा स्क्वायर टाइम्स r अगर ओमेगा और r की टर्म्स में लिखा जाए। तो ये तो एक्सेलरेशन हमेशा ही होगा आपका पार्टिकल अगर सर्कुलर मोशन कर रहा है तो, राइट। बट अगर आपका पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग स्पीड के साथ, जैसे पंखा है, जब आप उसको ऑन करते हो तो उसकी स्पीड जो है धीरे 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 इंक्रीज होती है, फिर जब आप उसको ऑफ करते हो तो उसकी स्पीड जो है धीरे 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 डिक्रीज होती है। तो इन दोनों ही कंडीशंस में ये एक्सेलरेशन तो काम करेगा ही करेगा क्योंकि सर्कुलर मोशन है, साथ ही साथ में आपका एक टेंजेंशियल कंपोनेंट भी होगा एक्सेलरेशन का, एंड दैट टेंजेंशियल एक्सेलरेशन विल बी रिटन एज अल्फा टाइम्स आर, यानी कि एंगुलर एक्सेलरेशन मल्टीप्लाइड बाय रेडियस। वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो AT वेक्टर विल बी इक्वल टू अल्फा वेक्टर टाइम्स आर वेक्टर। अब आप बोलोगे सर ये जो एंगुलर क्वांटिटीज है ये सब वेक्टर क्वांटिटीज होती है, मैं बोलूंगा हाँ आपको ध्यान रखना है। तो सर ये डायरेक्शन इनकी कैसे निकाली जाती है, मतलब वेलोसिटी और अल्फा की डायरेक्शन तो हमें दिख जाती है, बट सर्कुलर पाथ के अगर ऊपर कोई पार्टिकल मूव कर रहा हो तो उसकी जो उससे एसोसिएटेड जो एंगुलर क्वांटिटीज है उनकी डायरेक्शन कैसे निकाली जाए। तो ध्यान रखना सर्कुलर मोशन से रिलेटेड जितनी भी एंगुलर क्वांटिटीज है वो सारी की सारी वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं, एंड उनकी जो डायरेक्शन है वो हमेशा सर्कुलर मोशन के एक्सिस के अलोंग मानी जाती है। यहां पर ध्यान रखना अगर पार्टिकल एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, ठीक है, वैसे तो आप राइट हैंड थंब रूल यूज कर सकते हो, अपनी उंगलियों के कर्ल को हमेशा पार्टिकल के मोशन की डायरेक्शन में रखना, आपको अंगूठा बता देगा कि ओमेगा, अल्फा, टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम इन सब की डायरेक्शन कहां पर होगी और एक्सियल डायरेक्शन के अंदर होगी, ये आपको ध्यान रखना है, राइट। तो डायरेक्शन के ऊपर भी आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, आपको ध्यान रखना है एज ए मैटर ऑफ फैक्ट। अपन इसको रोटेशनल डायनेमिक्स जब पढ़ेंगे तब अपन और डिटेल के अंदर देखेंगे इस चीज को, राइट। अब आते हैं, तो ये तो हो गई काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स का मतलब हम जस्ट केवल और केवल जो एंगुलर मोशन है, जो सर्कुलर मोशन है, उसको डिस्क्राइब करने के लिए डिफरेंट क्वांटिटीज जो यूज की जाती है उनके बीच का रिलेशन देख रहे थे। अब अपन बात करते हैं ये एंगुलर मोशन आखिर में करवाता कौन है, सर्कुलर मोशन आखिर में करवाता कौन है। तो मैंने बताया था कि सर्कुलर मोशन करते हुए पार्टिकल के ऊपर एक एक्सेलरेशन हमेशा होता है, वो टुवर्ड्स द सेंटर होता है, उसको ही अगर आप मास से मल्टीप्लाई कर दोगे तो एक फोर्स मिलेगा और उस फोर्स को बोला जाता है सेंट्रीपीटल फोर्स। सो देयर मस्ट हैव अ फोर्स पॉइंटिंग टुवर्ड्स द सेंटर एंड दैट फोर्स विल बी कॉल्ड सेंट्रीपीटल फोर्स। उसकी जो शक्ल है वो हमेशा कैसी होगी, m टाइम्स वी स्क्वायर अपॉन आर अगर v और r की फॉर्म में कहा जाए, और m टाइम्स ओमेगा स्क्वायर टाइम्स r अगर ओमेगा और r की टर्म्स में लिखा जाए। तो ये तो क्वांटिटीज की टर्म्स में हो गई, हमें पता है v और r उसकी क्वांटिटीज है जो कि डिस्क्राइब कर रही है, ओमेगा और r क्वांटिटीज है जो डिस्क्राइब कर रही है उस मोशन को। तो ये जो सेंट्रीपीटल फोर्स है ये एक सीट है। अब इस सीट पे एक्चुअल में कोई सा भी फोर्स आके बैठ सकता है। जब आप किसी पत्थर को रस्सी से बांध के घुमा रहे हो तो उस कंडीशन में सेंट्रीपीटल फोर्स का जो रोल है वो कौन प्ले कर रहा है, टेंशन इन स्ट्रिंग। अगर आप ग्रेविटेशनल मोशन की बात करते हो कि जो अर्थ है वो सन के चारों तरफ रोटेट कर रही है,
तो सेंट्रीमीटल फोर्स जो है उसका रोल कौन प्ले कर रहा है? आपका ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स प्ले कर रहा है। अगर आप न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व करते हुए इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हो तो वहां पर सेंट्रीपिटल फोर्स का रोल प्ले कौन कर रहा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन प्ले कर रहा है। अगर आप सपोज करो किसी चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर करवाते हो तो वो भी सर्कुलर मोशन करता है, और उस केस में जो सेंट्रीपिटल फोर्स का रोल प्ले कर रहा है वो बन जाता है आपका मैग्नेटिक फोर्स। अगर आप एक शार्प टर्न लेते हो, राइट, और शार्प टर्न के ऊपर आपकी गाड़ी जो है वो सर्कुलर मोशन कर जाती है, तो उस कंडीशन में सेंट्रीपिटल फोर्स का रोल कौन प्ले कर रहा है? फ्रिक्शन फोर्स। इसीलिए जब जो सड़कें वगैरह है उन पर पानी बिखरा हुआ होता है, फ्रिक्शन की वैल्यू कम हो जाती है और हम टर्न लेते हुए फिसल जाते हैं, सर्कुलर मोशन के ऊपर मूव नहीं कर पाते क्योंकि रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं मिल पाता। और अगर आपने सपोज करो सड़क को बैंक कर दिया हो बाहरी किनारों पर से, तो उस कंडीशन पे जो नॉर्मल फोर्स है उसी का एक कंपोनेंट और फ्रिक्शन का एक कंपोनेंट या दोनों मिलके किसका रोल प्ले करने लगते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स का रोल प्ले करने लगते हैं। अगर जब आप बाइक को मुड़ाते हो और आप अपने आप को टिल्ट कर लेते हो टुवर्ड्स द सेंटर, तो उस कंडीशन में भी जो नॉर्मल फोर्स है उसका एक कंपोनेंट किसका रोल प्ले करने लगता है? सेंट्रीपिटल फोर्स का रोल प्ले करने लगता है। तो डिफरेंट सिनेरियोज के अंदर आप देखोगे सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो अलग अलग फोर्सेस के इक्वल होगा, और यहीं से आपके क्वेश्चन बन जाएंगे बच्चों। मैं इसलिए बोलता हूं कि जो सर्कुलर मोशन है उसको मैंने खुद ने आपको बताया कि कम से कम 7-8 जगह तो आसानी से मिक्स किया जा सकता है क्वेश्चंस को फॉर्म करने के लिए। तो ये जो चीज है ये आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग रिवेलेशन की तरह होगा कि हाँ यार, हमें पहली बार ऐसा पता चला कि यार सर्कुलर मोशन जो है वो कहां कहां पर डायरेक्ट क्वेश्चंस के अंदर यूज करी जा सकती है, और वो तो बहुत आसान है। सीधा सीधा उस सिचुएशन के अंदर जो फोर्स सेंटर की तरफ एक्ट कर रहा है उसको किसके इक्वल रख दो? mv²/r के इक्वल रख दो। और ध्यान रखना, इस बात को जैसे आप एब्जॉर्ब कर लोगे आपको फिजिक्स जो आसान लग रही है धीरे धीरे उसका जो लेवल है वो अचानक से बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। आई होप ऐसा हो आपके साथ, राइट। और एक बहुत स्ट्रॉन्ग फैक्ट है जो कि मैंने ऊपर अलग से लिखा है बॉक्स के अंदर स्टार बना के, कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो हमेशा मोशन के परपेंडिकुलर होता है, यानी कि उसके कारण किया जाने वाला वर्क डन जो होगा वो हमेशा 0 होगा। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसलिए इसको ध्यान में रखना है। तो यहां तक की बात तो हुई हमारी नॉर्मल सर्कुलर मोशन और नॉर्मल क्वेश्चंस के बारे में। जो अच्छे क्वेश्चन बनते हैं वो तब बनते हैं जब आप वर्टिकल प्लेन के अंदर सर्कुलर मोशन करवाते हो, क्योंकि वर्टिकल प्लेन के अंदर होने वाली सर्कुलर मोशन के अंदर आपकी स्पीड भी चेंज होती है हर मोमेंट के ऊपर, स्ट्रिंग के अंदर टेंशन भी चेंज होती है, और बहुत सारे फैक्टर्स जो हैं वो एप्लीकेबल होते हैं। जैसे आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी भी एप्लीकेबल होता है, राइट। सर्कुलर मोशन के कंसेप्ट भी एप्लीकेबल होते हैं। तो इन सारी की सारी चीजों को मिला के एक अच्छा क्वेश्चन बनाया जा सकता है। इसलिए ये जो सेगमेंट है वो अच्छे क्वेश्चंस के अंदर यूज होता हुआ आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो वर्टिकल प्लेन के अंदर जब आप सर्कुलर मोशन करवाओगे, राइट, तो ध्यान रखना बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व होगी। जैसे मैंने एक डायग्राम बनाया है, इसके अंदर आपने एक L लेंथ की स्ट्रिंग है उससे एक छोटे से पार्टिकल को बांध रखा है जिसका मास m है, और उसको आप वर्टिकल प्लेन के अंदर सर्कुलर मोशन करवा रहे हो, राइट। अब आपने यहां से उसको va वेलोसिटी दे दी। अब आप खुद नोटिस करोगे कि अगर ये वेलोसिटी बहुत कम होगी तो आपका पार्टिकल सर्कुलर मोशन तो कंप्लीट ही नहीं कर पाएगा। आपका पार्टिकल बहुत कम वेलोसिटी होगी तो हो सकता है थोड़ा सा जाके वापस से ऑसिलेट करने लग जाए। थोड़ी और वेलोसिटी दोगे तो हो सकता है 90 डिग्री तक जाके वापस से ऑसिलेट करने लग जाए। थोड़ी सी और ज्यादा वेलोसिटी दोगे तो हो सकता है ऊपर तक जाके फिर जो स्ट्रिंग है वो नॉर्मली लूज हो जाती है, फिर दूसरी तरफ जाता है पार्टिकल, फिर वापस से सर्कुलर मोशन करने लगता है। तो ऐसे डिफरेंट सिनेरियोज जो है वो बन सकते हैं। तो उनको एक साथ समझने के लिए हमें इस डायग्राम को समझना होगा। इस डायग्राम के अंदर आपको दिख रहा होगा कि ये लेंथ कितनी है L, और किसी भी पर्टिकुलर थीटा एंगल तक जाने पर पार्टिकल जो है वो कितनी हाइट जा चुका है ऊपर? h हाइट जा चुका है। यानी कि ये जो h है ये पक्का किसके ऊपर डिपेंड करती होगी? थीटा के ऊपर डिपेंड करती होगी। यहां से लेके यहां तक की हाइट L है, यहां से लेके यहां तक h है, और ये जो लेंथ है ये भी L है, और L का थीटा की डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा वो कितना हो जाएगा? L cos थीटा हो जाएगा। तो सबसे पहली चीज जो आपको ध्यान रखनी है कि h किसके इक्वल होगा? हमेशा L माइनस L cos थीटा के इक्वल होगा। यानी कि L को कॉमन ले लोगे तो L टाइम्स 1 माइनस cos थीटा के इक्वल होगा। तो ये सबसे पहली चीज है जो कि आपको जब भी वर्टिकल सर्कुलर मोशन के क्वेश्चन आएंगे या नॉर्मली इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे तो उसके अंदर यूज करनी पड़ सकती है। फिर इस पार्टिकल के ऊपर आ जाओ। इस पार्टिकल के ऊपर कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं? एक तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg लग रहा है,
और एक इधर स्ट्रिंग का टेंशन फोर्स लग रहा है। और क्योंकि ये सर्कुलर पाथ के अंदर मूव कर रहा है और सर्कुलर पाथ को अगर आप ऑब्जर्व करना चाहते हो खुद उस पार्टिकल की फ्रेम ऑफ रेफरेंस से, तो पार्टिकल तो खुद एक्सेलरेट कर रहा है, यानी कि आपकी फ्रेम ऑफ रेफरेंस कैसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगी? इन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगी, राइट? उस कंडीशन में नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगी, नॉट इन इनर्शियल, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगी, राइट? सो उस कंडीशन में आपका जो सेंट्रीपिटल मतलब जो mv²/L है वो बाहर की तरफ लगेगा, इसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोला जाता है, ठीक है? तो पार्टिकल के ऊपर कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं? mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में, टेंशन इस तरफ, और एक शूडो फोर्स लग रहा है क्योंकि आप जिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में इस मोशन को ऑब्जर्व कर रहे हो वो इनर्शियल नहीं है, तो mv²/L बाहर की तरफ लग रहा है। mg को दो कंपोनेंट्स में डिवाइड कर लिया तो आप फोर्सेस को भी रिजॉल्व कर सकते हो कि टेंशन किसके इक्वल होगा और ये सारी की सारी चीजें किसके इक्वल होगी। खैर, आपको अगर डायरेक्ट इस डायग्राम से रिलेटेड ये तीन चीजें ध्यान में रह गई तो फिर आपको बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की भी जरूरत नहीं है। जैसे आपको h तो पता पड़ ही गया, L टाइम्स 1 - cos थीटा के इक्वल होगा। वैसे किसी भी थीटा पोजीशन के ऊपर जो वेलोसिटी होगी वो किसके इक्वल होगी? v θ² होगा va² - 2gl टाइम्स 1 - cos थीटा। ये जो रिलेशन है ये कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी से आया है, आप आसानी से डिराइव कर सकते हो बट उसकी जरूरत है नहीं, आपको इसको ध्यान में रखना है। ऐसे किसी भी पर्टिकुलर पोजीशन थीटा पर जो टेंशन होगी स्ट्रिंग के अंदर वो कितनी हो जाएगी? mva²/L प्लस mg टाइम्स 3 cos थीटा - 2, ये आपकी टेंशन हो जाएगी उस पर्टिकुलर पोजीशन के ऊपर। अब यहां पे आप देख सकते हो कि थीटा की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज रखी जा सकती है। तो अगर आपको लोअर मोस्ट पॉइंट के ऊपर वेलोसिटी दे दी जाए तो थीटा की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज रख के आप किसी भी पॉइंट के ऊपर वेलोसिटी और किसी भी पॉइंट के ऊपर टेंशन फाइंड आउट कर सकते हो। अब यहां से कुछ चीजें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो निकल के आते हैं वो उस तरफ अपनों ने लिस्ट आउट कर रखे हैं। सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि जो टेंशन और वेलोसिटी की वैल्यू है वो मैक्सिमम होगी जब आपका पार्टिकल कहां पर होगा? ए, यानी कि लोअर मोस्ट पॉइंट के ऊपर होगा, यानी कि थीटा की वैल्यू कितनी होगी? 0। इन दोनों ही चीजों से हमने ये एक्सप्रेशन, ये जो फैक्ट है वो फाइंड आउट किया हुआ है इन दोनों एक्सप्रेशन से, राइट? ऐसे टेंशन और वेलोसिटी की जो वैल्यू है वो मिनिमम कहां पर होगी? बी पर होगी, मतलब हायर मोस्ट पॉइंट के ऊपर होगी। अगर आपके लोअर मोस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी √2gl से कम होती है या इक्वल होती है तो आपका पार्टिकल 90 डिग्री या उससे कम एंगल तक ही जाकर रुक जाएगा और वापस से ऑसिलेशन करने लगेगा। अगर लोअर मोस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी √2gl से ज्यादा बट √5gl से कम होती है तो आपका पार्टिकल 90 डिग्री से तो ज्यादा चला जाएगा बट 180 डिग्री मतलब हायर मोस्ट पॉइंट के ऊपर नहीं पहुंच पाएगा, वो बीच में किसी पॉइंट के ऊपर रुकेगा, सर्कुलर मोशन स्टॉप हो जाएगी, स्ट्रिंग लूज हो जाएगी, टेंशन 0 हो जाएगी, बट स्टिल कुछ वेलोसिटी रहने की वजह से आपका पार्टिकल फिर प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा। मतलब जैसे सपोज करो पार्टिकल यहां से यहां तक जाएगा, यहां पर स्ट्रिंग लूज हो चुकी होगी, फिर उसके बाद में इसकी जो मोशन होगी वो कैसी होगी? प्रोजेक्टाइल मोशन होगी। फिर ये वापस इस पॉइंट पर आएगा, फिर स्ट्रिंग टाइट होगी और फिर जाके सर्कुलर मोशन करेगा। तो इस तरीके की मोशन होगी, इसलिए मोशन मैंने लिखा है सर्कुलर प्लस प्रोजेक्टाइल। अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं यहाँ पे भी। और अगर आपकी जो वेलोसिटी है लोअर मोस्ट पॉइंट के ऊपर वो √5gl से ज्यादा होती है या इक्वल होती है तो आपका जो पार्टिकल है वो सेफली क्या कर लेगा? इस सर्कुलर मोशन को वर्टिकल प्लेन के अंदर कंप्लीट कर लेगा। अगर एग्जैक्ट √5gl के बारे में बात करें, दिस इज द मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड फॉर पार्टिकल टू कंप्लीट द वर्टिकल सर्कुलर मोशन, राइट? इस √5gl के बारे में आपको अदर फैक्ट्स भी ध्यान रख लेने हैं कि अगर लोअर मोस्ट पॉइंट के ऊपर वेलोसिटी √5gl होती है तो लोअर मोस्ट पॉइंट और हायर मोस्ट पॉइंट की जो टेंशन फोर्सेज है, मतलब मैक्सिमम और मिनिमम टेंशन का जो डिफरेंस है वो हमेशा 6 mg के इक्वल होगा। अगर यहां पर वेलोसिटी √5gl है तो 90 पर आते आते √3gl रह जाती है और हायर मोस्ट पॉइंट पर आते आते कितनी रह जाती है? √gl रह जाती है। इस कंडीशन में यहां पर √3gl रह जाती है और यहां पर आते आते √gl रह जाती है। टेंशन 0 हो जाता है बट इस वेलोसिटी की वजह से पार्टिकल आगे बढ़ता है और सर्कुलर मोशन कंप्लीट कर लेता है। तो ये जो पूरी की पूरी कहानी है, इस कहानी को आपने अगर ध्यान रख लिया, एक छोटा सा सेक्शन है इस पेज का, अगर इस सेक्शन को आपने ध्यान रख लिया
तो आप देखोगे कि आपके क्वेश्चंस को करने की जो स्पीड है वो बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी और छोटे छोटे तरीके से आपके क्वेश्चंस जो है वो होने लग जाएंगे। आप डायरेक्ट रिलेट कर पाओगे क्वेश्चंस के साथ। नहीं मानोगे मेरी बात तो आपको फिर क्वेश्चंस की जो है वो प्रैक्टिस करवानी पड़ेगी। तो हम क्वेश्चंस पर बढ़ते हैं। मैं रिकमेंड करूंगा कि आप क्वेश्चंस को खुद से ट्राई करें और फिर मेरा सॉल्यूशन देखें। दैट विल इम्प्रूव योर कॉन्फिडेंस, राइट। चलो पहला क्वेश्चन लेते हैं। A particle of mass m describes a circle of radius r. The centripetal acceleration of the particle is 4 divided by r square. The momentum of the particle is. तो बहुत आसान क्वेश्चन है। हमें पता है कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो होता है वो हमेशा किसके इक्वल होता है, v स्क्वायर अपॉन r के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है, v स्क्वायर अपॉन r के इक्वल होता है। और हमें क्वेश्चन में कितना दे रखा है, वो 4 अपॉन r स्क्वायर के इक्वल दे रखा है। तो क्या हम इससे v की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं? तो r से तो r कट जाएगा और v की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट 4 अपॉन r, यानी कि 2 अपॉन रूट r। यहां तक की बात आई है आपको समझ में, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर हमसे पूछा गया है कि बताओ उस पार्टिकल का मोमेंटम कितना होगा। तो पार्टिकल का मोमेंटम होता है m मल्टीप्लाइड बाय v। m और v हमने अभी अभी ताजा फाइंड आउट किया था, 2 डिवाइडेड बाय रूट r। थोड़ा सुंदर तरीके से लिखें तो 2m डिवाइडेड बाय रूट r, ये आपके पार्टिकल का मोमेंटम हो जाना चाहिए। यानी कि ऑप्शन नंबर 2 जो है वो करेक्ट हो जाना चाहिए। आई होप आपको ये क्वेश्चन आसानी से खुद भी करने की हिम्मत जो है वो पैदा हुई होगी, कम से कम सॉल्यूशन देखने के बाद में, तो कि हाँ यार ये तो हम भी कर सकते थे। खैर नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। अभी भी शर्त वही है कि आपको पहले क्वेश्चन को पॉज करके वीडियो को खुद से ट्राई करना है, फिर नहीं हो तो आपको सॉल्यूशन देखना है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन। अ मास ऑफ 2 kg इज whirled in a horizontal circle by means of a string at an initial speed of 5 रिवॉल्यूशन पर मिनट या रोटेशन पर मिनट, जो भी आप कहते हो इसको, कीपिंग द रेडियस कांस्टेंट, द टेंशन इन द स्ट्रिंग इज डबल्ड, द न्यू स्पीड इज नियरली। तो देखो क्वेश्चन ऐसा है कि हॉरिजॉन्टल प्लेन के अंदर घुमाया जा रहा है और स्ट्रिंग की जो टेंशन है, मैंने बताया था किसकी तरह एक्ट करती है, सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह एक्ट करती है। तो 2 किलोग्राम का पार्टिकल है और टेंशन जो है वो किसकी तरह वर्क कर रही है, आपके सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की तरह वर्क, सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह वर्क कर रही है। यानी कि m ओमेगा स्क्वायर r के इक्वल वर्क कर रही है। यहाँ पे ओमेगा मैंने क्यों यूज किया, क्योंकि आपको जो स्पीड की इंफॉर्मेशन है वो एंगुलर फॉर्म में दे रखी है। रोटेशन पर मिनट जो है वो बेसिकली एंगुलर स्पीड जो है उसी को लिखा जाता है इस यूनिट के अंदर। अब ये बोल रहा है कि रेडियस को कांस्टेंट रखा गया है और टेंशन को क्या कर दिया गया है, डबल कर दिया गया है। तो टेंशन तो कर दी गई है डबल, ठीक है। मास तो चेंज होगा नहीं पार्टिकल का, ओमेगा चेंज होके सपोज करो ओमेगा 1 हो गया, उसका स्क्वायर r, और रेडियस जो है वो आपकी कांस्टेंट रखी गई है, तो सिंपली r से मल्टीप्लाई कर दिया। जो कहा वो कर दो, राइट। रेडियस को कांस्टेंट रखा, स्पीड चेंज हो जाएगी अपन मान लेते हैं फिलहाल के लिए, और टेंशन जो है वो क्या कर दी गई है, डबल कर दी गई है। तो बताओ ओमेगा 1 की वैल्यू कितनी होगी। तो अब तो बहुत आसान हो गया ये क्वेश्चन, हम इससे इसको डिवाइड कर देते हैं। तो 2t से 2 को डिवाइड करोगे तो 2 आ जाएगा, m से m कट जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा ओमेगा 1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय ओमेगा स्क्वायर, राइट। और r से r कट चुका होगा, तो ओमेगा 1 स्क्वायर की वैल्यू होगी 2 टाइम्स ओमेगा स्क्वायर, यानी कि ओमेगा की जो वैल्यू होगी ओमेगा 1 की वो हो जाएगी ओमेगा टाइम्स रूट 2। अब ओमेगा हमें कितना दे रखा है, 5। रेडियन पर सेकंड में नहीं दे रखा, कोई बात नहीं, हमें आंसर भी आरपीएम में मांगा गया है तो हम इसमें दे देंगे आंसर, राइट। तो 5 को अगर अपन रूट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1.414 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 20, 2, 7, फिर अगेन 20, यहाँ पे चला जाएगा 2 और 7, तो 7.070। ऑलमोस्ट आपका जो आंसर है वो कितना आ रहा है, 7 आरपीएम आ रहा है। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हो, ठीक है।
तो ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं जिसमें डबल करना, रेशियो मांगना, ये सारी की सारी चीजें आपसे पूछी जा सकती है. If the equation for the displacement of particle moving on a circular path is given by theta is equals to 2t cube plus 0.5, where theta is in radians and t in seconds, then the angular velocity of the particle after 2 seconds from its start is. तो प्योर काइनेमेटिक्स का क्वेश्चन है. हमें थीटा दे दिया गया है 2t क्यूब प्लस 0.5. अपन ब्लैक इंक यूज करते हैं. आई होप ब्लू इंक जो है वो इतनी खास विजिबल नहीं होती होगी. हमें थीटा दे दिया गया है 2t क्यूब प्लस 0.5 और एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल आफ्टर 2 सेकेंड फ्रॉम इट्स स्टार्ट पूछी गई. तो सबसे पहले तो एंगुलर वेलोसिटी जो होती है वो किसके इक्वल होती है, डी थीटा डिवाइडेड बाय डी टी के इक्वल होती है. यानी कि हम इसका टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर देंगे. तो डिफरेंशिएशन करेंगे, पावर आगे आ जाएगी, ये तो हो जाएगा 6t² और 0.5 कांस्टेंट टर्म है, उसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0, तो ओमेगा हो जाएगा 6t². अभी पूछा गया है कि t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पर ओमेगा का हालचाल क्या होगा. तो हम यहाँ पे 2 रख देंगे, t की जगह 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और 4 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 24 रेडियन पर सेकेंड. यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जो है वो करेक्ट हो जाना चाहिए. तो आई होप इस क्वेश्चन को देखते ही आपके दिमाग में भी ये चीज चमक गई होगी कि हाँ यार हमें डिफरेंशिएशन करना है, फिर एंगुलर वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आ जाएगा, उसमें टाइम रखना है और हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा. इस क्वेश्चन को करो आप सब लोग. राइट, A sphere of mass m is tied to end of a string of length L and rotated through the other end along a horizontal circular path with speed v. The work done in full horizontal circle is by the tension force. है ना, वो लिखा हुआ नहीं है बट समझ जाना. तो कौन देगा इसका आंसर. इसका आंसर निकालने के लिए आपको पेन भी चलाने की जरूरत नहीं है. बहुत सारे लोग सोचेंगे कि सेंट्रीपिटल फोर्स होता है mv² L और उसको अपन टोटल पाथ की जो लेंथ है 2πL उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो वर्क डन आ जाएगा, क्योंकि वर्क डन हुआ करता था फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट. बट ये तो गलत है और इसके बारे में एक डायरेक्ट फैक्ट भी मैंने बता रखा है कि सेंट्रीपिटल फोर्स जो होता है वो मोशन डिस्प्लेसमेंट के हमेशा परपेंडिकुलर होता है, इसलिए उसका जो वर्क डन होता है वो हमेशा कितना होता है, 0 होता है. यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 1 जो है वो करेक्ट हो जाना चाहिए. राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं. 2 पार्टिकल्स हैविंग मास कैपिटल M एंड स्मॉल m आर मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ हैविंग रेडियस कैपिटल R एंड स्मॉल r. इफ देयर टाइम पीरियड आर सेम then the ratio of angular velocity will be. अब देखो टाइम पीरियड कैसे निकाला जाता है. टाइम पीरियड निकाला जाता है टोटल डिस्टेंस. तो जैसे पहले वाले का निकालता हूं 2π कैपिटल R डिवाइडेड बाय जो भी इनकी स्पीड रही होगी. तो इसकी स्पीड जो है वो, अच्छा एंगुलर वेलोसिटी की फॉर्म में पूछा जाए तो अपन ऐसे लिखेंगे फिर इसको, है ना, हमें इवन रेडियस भी लेने की जरूरत नहीं है. टोटल टाइम पीरियड का मतलब है एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन, एक कंप्लीट सर्कल, एक कंप्लीट साइकिल जो है उसके अंदर कितना एंगल चल लेता है कोई पार्टिकल, 2π एंगल चल लेता है. तो एंगल 2π हो गया और स्पीड हो गई इसकी ω1. ठीक है, ऐसे ही तो ये पहले का टाइम पीरियड हो गया और दूसरे का टाइम पीरियड हो गया 2π अपॉन ω2. अभी कह रहा है कि दोनों के मासेस अलग है, दोनों की रेडियस अलग है, लेकिन हमें तो पता चल रहा है कि यहाँ पे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, ना तो मास का फर्क पड़ रहा है ना रेडियस का फर्क पड़ रहा है. और कह रहा है कि दोनों का टाइम पीरियड आपस में इक्वल है, यानी कि 2π अपॉन ω1 किसके इक्वल है, 2π अपॉन ω2 के इक्वल है. 2π से 2π कट जाएगा और ω1 डिवाइडेड बाय ω2 किसके इक्वल आ जाएगा, 1 के इक्वल आ जाएगा. यानी कि उनकी एंगुलर स्पीड्स भी जो होंगी वो आपस में एक दूसरे के इक्वल होंगी. तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाना चाहिए. राइट, तो अगेन दिस क्वेश्चन इज वेरी सिंपल अगर आप इसको ढंग से थोड़ा सा रिलेट कर लेते हो तो. राइट, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं. अ फ्लाई व्हील रोटेटिंग एट 600 revolution per minute
is brought under uniform deceleration and stopped after 2 minutes, then what is the angular deceleration यानी कि अल्फा इन रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। तो ऐसे क्वेश्चन अपन काइनेमेटिक्स में करके आए थे। इसमें अपनों को लिस्ट करना होता है कि अपनों को क्या क्या दे रखा है। तो क्या हमें इनिशियल एंगुलर स्पीड दे रखी है, आप बोलोगे सर दे तो रखी है 600 रिवॉल्यूशन पर मिनट। अब देखो इसको रेडियन पर सेकंड में करते हैं। एक रिवॉल्यूशन में कितना एंगल चलता है पार्टिकल 2 पाई, और एक मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं 60। तो अब हमारा आंसर जो है वो किसके अंदर आ गया, रेडियन पर सेकंड के अंदर आ गया। देखो 60 से 600 कैंसिल आउट हो जाएगा 10 टाइम्स, तो ये आ जाएगा 20 पाई रेडियन पर सेकंड। तो ये सबसे पहला काम करना है आपको, पहले तो इंफॉर्मेशन छाटो क्या दे रखी है और उसको ऐसा यूनिट के अंदर कन्वर्ट करो। हमें इनिशियल एंगुलर स्पीड, क्या हमें फाइनल एंगुलर स्पीड दे रखी है? अब आप बोलोगे दे तो नहीं रखी, बट क्वेश्चन को बिटवीन द लाइंस पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपका जो ये फ्लाईव्हील है वो स्टॉप हो चुका है, यानी कि फाइनली उसकी जो स्पीड है वो कितनी हो चुकी है, 0। क्या हमें टाइम दिया हुआ है? तो यहाँ पे दे रखा है 2 मिनट्स, और मिनट्स को सेकंड्स में कन्वर्ट करेंगे तो 2 × 60 यानी कि 120 सेकेंड्स आ जाएगा अपना टाइम। तो अब अल्फा निकालना शायद मेरे हिसाब से कोई बड़ी बात नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हमें इक्वेशन यूज होती हुई नजर आ रही है। कौन सी वाली इक्वेशन यूज होती हुई नजर आ रही है कि ओमेगा फाइनल इज इक्वल्स टू ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा टाइम्स टी। ओमेगा फाइनल का मतलब 0, ओमेगा इनिशियल का मतलब 20 पाई, अल्फा तो हमें निकालना है और टाइम हमें दे रखा है 120 सेकेंड, यानी कि अल्फा की वैल्यू आ जानी चाहिए -20 पाई डिवाइडेड बाय 120। 0 से 0 क्या, 2 से 12 कैंसिल हो जाएगा, -π/6 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। नेगेटिव साइन तो ऑब्वियसली डीएक्सेलरेशन है इसलिए आएगा ही आएगा। तो हमारा जो मैग्नीट्यूड होगा अल्फा का वो कितना हो जाएगा, 5/6 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। तो आई होप इस तरीके के क्वेश्चन जो है वो अब आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, a string of length 0.1 meter cannot bear a tension more than 100 Newton. It is tied to a body of mass 100 gram and rotated in a horizontal circle. The maximum angular velocity can be. तो अगेन इस क्वेश्चन में जो सबसे पहली बात रिलेट करनी है वो ये है कि टेंशन फोर्स ही किसके इक्वल होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल होता है, यानी कि m ओमेगा स्क्वायर टाइम्स जो भी रेडियस है r उसके इक्वल होता है। तो आप रिलेट कर सकते हो कि जहां पर टेंशन मैक्सिमम होगी वहां पर आपका ओमेगा भी मैक्सिमम हो जाएगा। अब टेंशन तो मैक्सिमम कितनी हो सकती है, ज्यादा से ज्यादा ये 100 न्यूटन की टेंशन सह सकता है। मास इसका कितना है, 100 ग्राम्स। 1 ग्राम के अंदर 10⁻³ यानी कि 1000 से डिवाइड करते हैं, 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दो, जो भी आपको सुटेबल लगता है। हमें ओमेगा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और इसकी जो रेडियस है वो कितनी दे रखी है, 0.1 मीटर दे रखी है। ये 100 से 100 चला जाएगा, ठीक है। इस 10⁻³ को उधर की तरफ भेजेंगे, या पहले इसको यूँ सॉल्व कर लो, यहाँ पे रह जाएगा 1, इसको लिखा जा सकता है 1/1000, इसको लिखा जा सकता है ओमेगा स्क्वायर, और इसको लिखा जा सकता है 1/10। तो ये 10,000 हो गया, तो ओमेगा स्क्वायर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1000, यानी कि ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी 100 रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो करेक्ट हो जाना चाहिए। ऐसे क्वेश्चन भी अक्सर पूछे जाते हैं, रस्सी वस्सी टूटने वाले, कुछ नहीं होता इनके अंदर, ये जस्ट केवल और केवल आपको डराने का काम करते हैं। रेडियस ऑफ द कर्व्ड रोड ऑन ए नेशनल हाईवे इज r, width of the road is b, the outer edge of the road is raised by height h with respect to inner edge, so that a car with velocity v can pass safely over it. The value of h is, तो देखो ये इस तरीके की
बी विड्थ की एक रोड है और इसके बाहरी किनारे को इसके अंदर वाले किनारे के रेस्पेक्ट में कितना उठा दिया गया है, थीटा या एच हाइट उठा दिया गया है। एंगल की फॉर्म में बोलो तो थीटा एंगल से उठा दिया गया है। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। अभी बोल रहे हैं नेशनल हाईवे है, खैर सारी बातें सही है इसकी, बट इसने कहीं भी ये नहीं कहा कि अपनों को सड़क के ऊपर यानी कि रोड के ऊपर फ्रिक्शन को कंसीडर करना है। मतलब पूरा का पूरा काम जो है वो बैंकिंग की वजह से हो रहा है। तो आउटर एज को इस तरीके से उठा दिया गया है इनर एज के रेस्पेक्ट में। तो बताओ इसकी वेलोसिटी v मैक्सिमम कितनी होगी, मैक्सिमम सेफ वेलोसिटी कितनी होगी, ताकि ये यू का यू निकल जाए। अब देखो पहले यहां पर इस क्वेश्चन को अपन सॉल्व करेंगे दो पार्ट्स के अंदर। पहले तो मैक्सिमम सेफ वेलोसिटी का फॉर्मूला निकालेंगे अपन। तो यहां पर जो आपकी कार रखी हुई है, ठीक है ना, इस तरीके से ऐसे पीछे से आपको रियर व्यू दिखाई दे रही है। कार ऐसे अंदर की तरफ जा रही है, ऐसे मान लो अंदर की तरफ से टर्न आ रहा है तो रियर व्यू दिखाई दे रही है। तो इसके ऊपर देखो कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं। एक तो लग रहा है इसके ऊपर डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg, और एक सड़क के कांटेक्ट में है तो नॉर्मल फोर्स लग रहा है। फ्रिक्शन भी लग सकता था, बट अपन अभी फ्रिक्शन को कंसीडर नहीं करते हैं क्योंकि इन्होंने फ्रिक्शन कोफिशिएंट के बारे में कोई जानकारी नहीं दी है। तो अब यहाँ पे क्योंकि सर्कुलर पाथ के अंदर मूव कर रहा है तो कोई ना कोई फोर्स आपको ढूंढना है जो कि सेंटर की तरफ वर्क कर रहा हो। तो यहाँ पे देखो n जो है ये दो हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा। एक तो इसका कंपोनेंट हो जाएगा टॉप मोस्ट अपवर्ड डायरेक्शन में, और एक हो जाएगा टुवर्ड्स द सेंटर वाली डायरेक्शन में। जैसे इसका सर्कुलर पाथ का जो मोशन होगा वो कुछ इस तरीके से होगा। तो एक तो सेंटर की तरफ हो गया और एक सड़क के ऊपर की तरफ चला गया। तो ये वाला जो कंपोनेंट है, अगर ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल थीटा होगा, ये वाला एंगल थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा, ये अगेन कितना हो जाएगा, थीटा। तो ये कंपोनेंट हो जाएगा n cos थीटा और ये हो जाएगा n sin थीटा। बहुत स्टैंडर्ड प्रोसीजर है। तो n cos थीटा तो जो है वो किसको बैलेंस कर रहा है, आप बोलोगे सर mg को बैलेंस कर रहा है, और n sin थीटा जो टुवर्ड्स द सेंटर है वो बेसिकली किसकी तरह एक्ट कर रहा है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन यानी कि mv² की तरह एक्ट कर रहे हैं। तो सीधा सीधा जब इन दोनों को डिवाइड करोगे तो tan थीटा किसके इक्वल आ जाएगा, m से m कैंसिल हो जाएगा, v² के इक्वल आ जाएगा। यानी कि v जो हो जाएगा वो आ जाएगा √rg tan थीटा के इक्वल। अब इसको आप डायरेक्ट ध्यान भी रख सकते हो कि एक रोड जिसके ऊपर कोई फ्रिक्शन नहीं है उसको अगर आप थीटा एंगल से बैंक कर देते हो, उठा देते हो बाहरी किनारे से, तो उसके ऊपर आप एक गाड़ी को r रेडियस वाले सर्कुलर टर्न के ऊपर मुड़ा सकते हो विथ मैक्सिमम सेफ स्पीड v = √rg tan थीटा से डायरेक्ट ध्यान रख सकते हो। अब हमारा क्वेश्चन चालू होता है कि हमसे भी यही पूछा गया है, बट हमें थीटा नहीं दे रखा। हमें थीटा की जगह ऐसे पूरा का पूरा डायग्राम बना दिया गया कि ये h है, ये b है, ये फलाना है, ये ढिमका है, राइट, इस तरीके से। तो अब हम क्या करें ऐसी कंडीशन में, तो ऐसी कंडीशन में हम देखेंगे कि यार ये जो ट्राइंगल हमें दिया हुआ है इसके अंदर जो साइन थीटा है वो किसके इक्वल है, h/p के इक्वल है। और अगर थीटा बहुत छोटा होता है तो साइन थीटा ही किसके इक्वल हो जाता है, थीटा के इक्वल हो जाता है। और बहुत छोटे एंगल के लिए थीटा ही किसके इक्वल हो जाता है, tan थीटा के इक्वल हो जाता है। तो ये tan थीटा की वैल्यू जब अपन यहां पर रखेंगे तो v किसके इक्वल हो जाएगा, √rg। अच्छा यहाँ पे एक तो अपन स्मॉल r अपन यूज नहीं करते हैं क्योंकि अपनों को क्वेश्चन में कैपिटल R दे रखा है। तो ये कैपिटल RG हो गया, v हो जाएगा √R g tan थीटा के इक्वल, और थीटा जो है tan थीटा जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, √R g h/b के इक्वल हो जाएगा। दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं तो v² हो जाएगा r × g × h डिवाइडेड बाय b। तो यहां से h की जो वैल्यू निकल के आ रही है वो आ रही है v² टाइम्स b डिवाइडेड बाय r मल्टीप्लाइड बाय g। यानी कि आपकी हाइट जो है वो किसके इक्वल हो जानी चाहिए, v² b डिवाइडेड बाय rg। ऑप्शन नंबर 1 जो है वो करेक्ट हो जाना चाहिए, राइट। खैर यहां पे हमने एंगल को बहुत स्मॉल इसलिए माना है क्योंकि एक तो ऑप्शंस जो हैं वो इस तरीके से दिए हुए हैं कि हमें बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड आंसर नहीं निकालना है। साथ ही साथ में जनरली जितनी भी सड़क की विड्थ होती है, जैसे सड़क की विड्थ
कुछ मीटर्स होती है, 30 मीटर्स हो गई, 20 मीटर्स हो गई, उसके रिस्पेक्ट में जो बैंक किया जाता है वो बहुत कम होता है, लिटरली बहुत कम होता है, कुछ सेंटीमीटर्स के अंदर होता है, राइट। तो इसलिए अपन थीटा को बहुत ही कम अज्यूम कर सकते हैं और इस क्वेश्चन को थोड़ा आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, राइट। A pendulum bob has a speed of 3 meter per second while passing through its lowest position. Length of the pendulum is 0.5 meter. Then its speed when it makes an angle of 60 degree with the velocity. तो आई होप आपको ये फॉर्मूला याद होगा, v थीटा स्क्वायर इज इक्वल टू वी ए स्क्वायर माइनस 2gl टाइम्स 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, मैंने डायरेक्ट थीटा पोजीशन के ऊपर आपको बताया था कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई करके आप इस फॉर्मूला को फाइंड आउट कर सकते हो। तो हमें सारा का सारा मसाला दिया हुआ है, हमें जस्ट केवल और केवल पुट करना है। हमें 60 डिग्री एंगल के ऊपर वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। हमें लोअर मोस्ट पॉइंट के ऊपर वेलोसिटी दे रखी है 3 मीटर पर सेकेंड, तो उसका स्क्वायर हो जाएगा 9 माइनस 2 इंटू जी अपन ले लेते हैं 10। हमें एल जो है वो कितना दे रखा है, 0.5 दे रखा है। 0.5 को 1/2 लिखा जा सकता है। और 1 माइनस कॉस 60, कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1 डिवाइडेड बाय 2 होती है। सॉल्व करना तो बड़ा ही आसान है। 9 माइनस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, केवल और केवल बचेगा 10, और 1 में से 1/2 को माइनस करेंगे तो 2 से 10 कैंसिल होगी 5, और 9 माइनस 5 4 रह जाएगा। यानी कि 60 डिग्री के ऊपर जो वेलोसिटी होगी वो सिंपली किसके इक्वल आ जाएगी, 2 मीटर पर सेकेंड के इक्वल आ जाएगी। तो मैंने बताया था आपको कि वो जो कॉर्नर के अंदर सेक्शन दिया हुआ था, उस सेक्शन की इंफॉर्मेशन को अगर आपने ध्यान में रख लिया तो बड़े बड़े क्वेश्चन जो है वो आपके लिए छोटे छोटे क्वेश्चंस बन जाएंगे, राइट। बहुत आसानी से आप इसका आंसर दे पाओगे, दैट विल बी 2 मीटर पर सेकेंड। अगर आपको ये फॉर्मूला याद नहीं हो तो फिर आपको वो डायग्राम बनाना पड़ेगा जो मैंने बनाया था, और फिर आपको कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाना पड़ेगा जो हमने लास्ट टू लास्ट चैप्टर के अंदर सीखा था। लोअर मोस्ट पॉइंट पर काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी निकालो, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री पर काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी निकालो, दोनों को इक्वल कर दो, उससे भी आपका आंसर आ जाएगा। मैं रिकमेंड करूंगा कि आप उस तरीके से भी इस क्वेश्चन को करके देखें ताकि आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज हो, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मास ऑफ द बॉब ऑफ अ सिंपल पेंडुलम ऑफ लेंथ एल इज एम। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इफ द बॉब इज लेफ्ट फ्रॉम इट्स हॉरिजॉन्टल पोजीशन, जैसा डायग्राम में दिखा भी रखा है, देन द स्पीड ऑफ द बॉब एंड द टेंशन इन द थ्रेड इन द लोएस्ट पोजीशन ऑफ द बॉब विल बी रेस्पेक्टिवली। अब देखो यहां पे अपन इसको कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी से करते हैं, तो यहां पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो तो कितनी हो जाएगी, अगर यहां पर अपन 0 मानते हैं तो यहां से कितनी हाइट के ऊपर है, एल, तो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी mgl, और काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, 0, क्योंकि आपने जस्ट क्या है इसको ड्रॉप किया है, छोड़ दिया है इसको यहां से। इधर नीचे वाले पॉइंट पे आओगे तो पोटेंशियल एनर्जी तो कितनी हो जाएगी, 0, क्योंकि इसी के रेस्पेक्ट में आपने वहां पर निकाली थी, बट काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, हाफ mv²। डायरेक्ट इक्वेट कर दो तो mgl प्लस 0 लिखने की जरूरत नहीं है, इज इक्वल टू हाफ mv² प्लस 0 लिखने की जरूरत नहीं है, m से m कट जाएगा, v की वैल्यू आ जाएगी √2gl। तो पहली बात तो आपको ये समझ में आ जानी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये पूछ रहा है पोजीशन ऑफ, देन द स्पीड ऑफ द बॉब एंड द टेंशन इन द थ्रेड एट लोएस्ट पोजीशन ऑफ द बॉब विल बी रेस्पेक्टिवली। खैर हमें समझ में आ गया कि यार ऑप्शन एक ही ऐसा है जिसमें जो वेलोसिटी है वो √2gl के इक्वल दे रखी है, उसके होने के चांसेस ज्यादा, बट फिर भी अपन वेरीफाई कर लेते हैं, क्या मालूम ऑप्शंस को प्रिंट करने में कोई गलती होगी। तो दूसरा क्वेश्चन भी करते हैं, टेंशन फोर्स की बात करते हैं। मैंने बताया था कि टेंशन फोर्स जो होती है, ठीक है, इसका देखो डायग्राम देखो यहाँ पर, इसके ऊपर कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, एक तो लग रहा है mg, ठीक है, एक लग रहा है ऊपर की डायरेक्शन में टेंशन, और पार्टिकल की फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जाके देखें, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, तो हमें एक सूडो फोर्स भी लगाना पड़ेगा अवे फ्रॉम द सेंटर। हमेशा ऐसा करते हैं अपन, mv²/L। तो टेंशन जो है वो टोटल किसके इक्वल हो जाएगी, mg प्लस mv²/L। v की वैल्यू अभी अभी हमने निकाली थी, तो हो जाएगा mg प्लस m टाइम्स 2gl डिवाइडेड बाय l। l से l कट जाएगा, 2mg और mg ऐड होके कितना आ जाएंगे,
3 mg के इक्वल आ जाएगा। तो ये आपके टेंशन की वैल्यू हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 1 जो है वो करेक्ट हो जाना चाहिए। ठीक है, तो ध्यान रखना, दिस क्वेश्चन इज नॉट न्यू। इस क्वेश्चन में दो ऐसी चीजें यूज करी है हमने जो हमने पिछले वीडियोस के अंदर पढ़ रखी है। कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी जो वर्क पावर एनर्जी के अंदर पढ़ा था, और फोर्सेस को बैलेंस करके टेंशन की वैल्यू निकालना जो कि हमने फोर्सेस वाले न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन वाले वीडियो के अंदर पढ़ा था। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। स्टोन ऑफ मास 1 किलोग्राम इज टाइड टू द एंड ऑफ a string of 1 meter length. It is whirled in a vertical circle. वर्टिकल सर्कल के अंदर इसको घुमाया जा रहा है। If the velocity of the stone at the top be 4 meter per second, what is the tension in the string at that instant? तो टॉप मोस्ट पॉइंट की अगर अपन बात करें, अगेन दिस क्वेश्चन इज नॉट न्यू। टॉप मोस्ट पॉइंट की अगर अपन बात करें तो वहां पे फोर्सेस के हालचाल देखो कैसे होंगे। एक तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा mg, एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा टेंशन, और एक क्योंकि अपन पार्टिकल के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देख रहे हैं तो शूडो फोर्स लगाना पड़ेगा, वो हमेशा अवे फ्रॉम द सेंटर होता है mv²/r, r या l जो भी आप लिखना चाहो, ठीक है ना। तो यहाँ पे इनको बैलेंस जब आप करोगे तो आप देखोगे कि t प्लस mg ये किसके इक्वल आ जाना चाहिए, mv²/r के इक्वल आ जाना चाहिए। लोअर मोस्ट पॉइंट के रेस्पेक्ट में बिल्कुल उल्टा बन गया ये केस। पिछले केस में लोअर मोस्ट पॉइंट पर निकाला था, अभी टॉप मोस्ट पॉइंट पर, राइट। तो t किसके इक्वल आ जाना चाहिए, mv²/r माइनस mg। सबकी वैल्यू रखते हैं। क्या हमें m दे रखा है 1 किलोग्राम, क्या हमें वेलोसिटी दे रखी है 4, उसका स्क्वायर हो जाएगा 16, क्या हमें रेडियस दे रखी है, लेंथ दे रखी है 1 मीटर, माइनस मास दे रखा है 1, g की वैल्यू अपन ले लेते हैं 10, तो 16 माइनस 10, तो टेंशन की वैल्यू आ जाएगी 6 न्यूटन। ऑप्शन नंबर 1 जो है वो आपका क्या हो जाना चाहिए, करेक्ट हो जाना चाहिए। बहुत आसान क्वेश्चन है। आप अगर डरो नहीं और जितनी भी पिछली नॉलेज और इस वीडियो के अंदर जो आपने नॉलेज एक्वायर करी है उसको शांतिपूर्वक तरीके से अप्लाई करने की कोशिश करो तो ये क्वेश्चंस बहुत आसानी से सॉल्व किए जा सकते हैं। ये सब लोगों को आई होप फील हो रहा होगा। अ वेटलेस थ्रेड कैन विथस्टैंड टेंशन अप टू 30 न्यूटन। Stone of mass 0.5 kilogram is tied to it and is revolved in a circular path of radius 2 meter in vertical plane. ध्यान रखना, क्वेश्चन थोड़ा इंटरेस्टिंग बना। g को 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेना है, देन द मैक्सिमम एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द स्टोन कैन बी। मैक्सिमम एंगुलर वेलोसिटी कितनी होगी? अब आपको पता है कि मैक्सिमम वेलोसिटी या मैक्सिमम एंगुलर वेलोसिटी कहां पर होती है, लोअर मोस्ट पॉइंट के ऊपर होती है। मैक्सिमम टेंशन भी कहां पर होती है, लोअर मोस्ट पॉइंट के ऊपर होती है। तो आपको ये जो 30 न्यूटन दे रखा है कि भाई इतनी मैक्सिमम टेंशन सह सकता है, ये बेसिकली लोअर मोस्ट पॉइंट के ऊपर जो टेंशन है उस पार्टिकल की वो दे रखी है। तो सबसे पहले अपन इसी को यूज करते हैं। अगर आपको टेंशन का फॉर्मूला पता हो तो टेंशन हुआ करता था T इज इक्वल टू m va²/L प्लस, याद आ रहा है कुछ, mva²/L प्लस mg टाइम्स 3 cos थीटा माइनस 2। ये किसी भी पोजीशन थीटा के ऊपर हम क्या निकाला करते थे, टेंशन निकाला करते थे। ठीक है, देखो ये वेलोसिटी की फॉर्म में लिख रखा है। अगर इसी को आप एंगुलर वेलोसिटी की फॉर्म में लिखो तो ये हो जाएगा m ω² इंटू L प्लस mg टाइम्स 3 cos थीटा माइनस 2। अब हमें थीटा इज इक्वल टू 0 पर टेंशन कितनी दे रखी है, 30 न्यूटन। तो चलो सबसे पहले ये रखते हैं, 30 इज इक्वल टू मास कितना दे रखा है हमें 0.5 को अपन हाफ लिख सकते हैं। ओमेगा ए हमें फाइंड आउट करना है। एल कितना दे रखा है हमें, सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 2 मीटर, तो एल की वैल्यू हमें दे रखी है 2 मीटर, प्लस मास हमें दे रखा है 0.5 यानी कि 1/2। जी की जगह अपन ले लेते हैं 10 और थीटा की जगह 0 रखोगे तो cos 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, और 3 में से 2 चला जाएगा तो केवल और केवल कितना बचेगा 1 बचेगा। तो ये m इंटू जी ही रह जाएगा, m रख दिया
जी रख दिया। देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 10 कैंसिल हो जाएगा, 5 बचेगा, 5 को इधर लेके आएंगे, 30 में से 5 चला जाएगा, 25 बचेगा इज इक्वल टू ओमेगा ए स्क्वायर, यानी कि ओमेगा ए की जो वैल्यू है वो कितनी आ जानी चाहिए, 5 रेडियन पर सेकेंड। यही उसकी मैक्सिमम एंगुलर स्पीड हो जानी चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 जो है वो आपका करेक्ट हो जाना चाहिए। तो काम आ रहे हैं अपने, वो छोटा सा कॉर्नर कितना काम आ रहा है वो आपको दिखाई दे रहा होगा। अदरवाइज यहाँ पे हमें क्या करना पड़ता, कंजर्वेशन ऑफ फलाना एनर्जी, ढिम का एनर्जी, पता नहीं क्या क्या लगाना पड़ता, और उसके बाद में फिर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अ बॉडी टाइड टू a string of length L is revolved in a vertical circle with minimum velocity. Minimum velocity का मतलब वो √5gl वाली कंडीशन। When the body reaches the uppermost point, the string breaks and the body move under the influence of the gravitational field. Obviously, projectile motion होगी of Earth along a parabolic path. The horizontal range AC, ठीक है, AC यहाँ पर होगा, इसको हटा दो, of the body will be. बहुत प्यारा क्वेश्चन है, दो अलग अलग जगह से कंसेप्ट्स को इन्वॉल्व किया गया है। तो आपको पता है कि जब स्पीड डाउनवर्ड जो लोअर मोस्ट पॉइंट होता है वहां पर √5gl होती है, तो टॉप मोस्ट पॉइंट पर जो स्पीड होती है वो कितनी हो जाती है, √gl हो जाती है। बोलो, सबसे पहले तो ये आपको पता होना चाहिए, मैंने बताया था, ठीक है। और फिर उसके बाद में प्रोजेक्टाइल मोशन की बात करते हैं कि अगर प्रोजेक्टाइल मोशन में स्पीड आपकी v है तो आपकी जो रेंज होती है हॉरिजॉन्टल रेंज, कैसे निकालते थे आप, सबसे पहले तो टाइम निकालते थे, उसमें वर्टिकल कंपोनेंट लेते थे। वर्टिकल कंपोनेंट तो 0 है, तो एक तरीके से पार्टिकल को आप ड्रॉप कर रहे हो, और जब पार्टिकल को h हाइट से ड्रॉप किया जाता है तो उसको कितना टाइम लगता है, √2h/g। तो यहाँ पे टाइम कितना लगेगा, √2, कितनी हाइट हो गई, 2l डिवाइडेड बाय g। और अगर आपके पास में टाइम आ गया तो आप रेंज निकाल सकते थे, यानी कि AC निकाल सकते थे। कितनी हो जाती थी, स्पीड √gl मल्टीप्लाइड बाय टाइम, यानी कि √4l डिवाइडेड बाय √g। देखो √g से तो √g कैंसिल हो जाएगा, √l और √l मल्टीप्लाई होके l हो जाएंगे, और √4 से आपको कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, कितना हो जाएगा, 2l हो जाना चाहिए। यानी कि आपकी जो रेंज आएगी हॉरिजॉन्टल वो किसके इक्वल आ जाएगी, 2l के इक्वल आ जाएगी। ऑप्शन नंबर 2 जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो दो अलग अलग जगह की जो इंफॉर्मेशन है उनको मिक्स किया जा रहा है। एक तो ये इंफॉर्मेशन कि अगर लोअर मोस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी √5gl होती है तो टॉप मोस्ट पॉइंट पर कितनी होती है, √gl। नहीं याद होगी तो आपको फिर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, फोर्सेज, ये वो लगाना पड़ेगा, बहुत लंबा हो जाएगा क्वेश्चन। छोटे छोटे फैक्ट्स है, याद रखो, क्वेश्चन के अंदर स्पीड बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी आपकी, राइट। देखो एक और क्वेश्चन करते हैं कुछ इसी तरीके का। चलो पहले ये क्वेश्चन देखते हैं। स्टोन टाइड एट वन एंड ऑफ लाइट स्ट्रिंग इज whirled round a vertical circle if the difference between the maximum and minimum tension experienced by the string wire is 2 kilogram weight, then the mass of the stone must be। तो मैंने डायरेक्ट बताया था कि मैक्सिमम और मिनिमम टेंशन का जो डिफरेंस होता है वो कितना होता है, 6 mg होता है, ठीक है। और ये हमें कितना दे रखा है, 2 किलोग्राम वेट। 2 किलोग्राम वेट का मतलब है 2 × 10 20 न्यूटन। तो हमसे पूछा गया है कि मास कितना होगा, तो मास हो जाएगा आपका 2 × 10 डिवाइडेड बाय 6 × g की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, 10। 10 से 10 चला गया, 2 डिवाइडेड बाय 6, 1 डिवाइडेड बाय 3। इतना मास आपका पार्टिकल का हो जाना चाहिए। देखो कितना प्यारा क्वेश्चन बना दिया गया है छोटी सी इंफॉर्मेशन के ऊपर। और अगर आपको ये फैक्ट नहीं पता होता तो फिर आपको बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाती है इस क्वेश्चन को करने में, जो चुटकियों में आपने सॉल्व कर दिया। मुझे आपको बताना है कि कितने बच्चों ने इस फैक्ट को जो है रिकॉग्नाइज कर लिया था कि हमें ऐसा कुछ किया है, राइट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। अ फ्रिक्शनलेस ट्रैक ABCDE ends in a circular loop of radius r. A body slides down the track from point A, which is at height h, is equals to 5 centimeter. Maximum value of r for the body to successfully complete the loop is। अब हमें पता है कि अगर यहां से h हाइट से किसी पार्टिकल को रिलीज किया जाएगा और कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगाई जाएगी, तो यहां पर लोअर मोस्ट पॉइंट पर जो वेलोसिटी होगी वो कितनी निकल के आएगी, √2gh के इक्वल निकल के आएगी। हमने बहुत बार किया हुआ है, डायरेक्ट यूज कर सकते हैं।
और अगर सर्कुलर पाथ के ऊपर उसको अपना एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करना है तो उसकी मिनिमम स्पीड कितनी होनी चाहिए? √5 g/r होनी चाहिए। तो इधर से तो आप कह रहे हो कि स्पीड इतनी होगी और आगे की इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग स्पीड इतनी होनी चाहिए, तो क्या हम दोनों को इक्वल कर सकते हैं? तो √2gh को जब आप √5gr के इक्वल करोगे तो √g से √g कैंसिल हो जाएगा, इनफैक्ट पूरा का पूरा रूट हटा दो तो 2gh इज इक्वल टू 5gr, g से g कैंसिल, h की वैल्यू आ जाएगी 2.5r, 5/2 मतलब 2.5r। तो हमें r की वैल्यू पूछी गई है तो r हो जाएगा h डिवाइडेड बाय 2.5 या 2h/5। हमें h दे रखा है कितना? 5 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा तो r की वैल्यू कितनी आनी चाहिए? 2 सेंटीमीटर निकल के आनी चाहिए। ऑप्शन नंबर 2 आपका क्या हो जाना चाहिए? करेक्ट हो जाना चाहिए। तो ध्यान रखना, दो अलग अलग जगह से इंफॉर्मेशन मिक्स की जा रही है और यहीं पर आपको मजा आ रहा होगा यार। मोस्ट वांटेड सीरीज का सबसे बड़ा जो पर्पस है वो यही है कि आपको इतना फ्रीक्वेंटली सिलेबस को कवर करवाया जाए कि जब पिछली इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट इंफॉर्मेशन के साथ मिला के क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको ऐसी कठिनाई फील ना हो जैसी आप अभी तक करते आए हो। अभी आपके दिमाग में सबसे ताजा इंफॉर्मेशन है तो आपको भी मजा आ रहा होगा इन सारी की सारी चीजों को रिलेट करने के अंदर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। A suspended simple pendulum of length L is making an angle theta with the vertical के साथ दे रखा है एंगल, है ना, वर्टिकल लाइन के साथ, ऑन रिलीजिंग इट्स वेलोसिटी एट लोएस्ट पॉइंट। तो यहां पर है वो अभी, राइट, थीटा एंगल के ऊपर, और फिर जब छोड़ा जाता है तो धीरे 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 यहां पर आ जाता है। इस पूरी की पूरी प्रोसेस में क्या लगाया जा सकता है? कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। अब यहां पे देखा कौन सी चीज काम आएगी? मैंने बताया था ये जो हाइट होती है h वो किसके इक्वल होती है? L टाइम्स 1 - cos थीटा के इक्वल होती है। अब क्वेश्चन आपका आसान हो गया। यहां पर पोटेंशियल एनर्जी होगी mgh और h की वैल्यू आप रख सकते हो mg L टाइम्स 1 - cos थीटा। यहां पर काइनेटिक एनर्जी होगी 0 क्योंकि इसको ड्रॉप किया जा रहा है। यहां पर पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी 0, जबकि काइनेटिक एनर्जी आप मान सकते हो ½ mv²। कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, तो mg L 1 - cos थीटा ये किसके इक्वल आ जाना चाहिए? ½ mv²। m से m खत्म तो v की वैल्यू आ जानी चाहिए √2gL1 - cos थीटा। तुरंत आपके लिए क्वेश्चन जो है वो बहुत आसान हो गया क्योंकि आपको वो चीज डायरेक्ट बता दी गई है जो कि आपको इन क्वेश्चंस के अंदर यूज करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 identical particles are joined together by a thread as shown in figure. All the 3 particles are moving in a horizontal plane. If the velocity of the outermost particle is v0, ये सर्कुलर पाथ के अंदर मूव कर रहे हैं ना, इसमें लिख नहीं रखा बट सर्कुलर पाथ के अंदर मूव कर रहे हैं, एक थ्रेड से बांधकर इनको घुमाया जा रहा है हॉरिजॉन्टल प्लेन में। If the velocity of the outermost particle is v0, then the ratio of the tensions in the 3 sections of the string is, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन के अंदर क्या करना है, बेसिकली तीनों पार्टिकल्स के लिए आप देखोगे तो तीनों पार्टिकल्स के लिए जो रेडियस है उसकी वैल्यू बहुत ही अलग अलग है। तो जो रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स है वो तो आएगा किससे? टेंशन फोर्स से, बट क्योंकि स्ट्रिंग अलग है और रेडियस भी अलग अलग है तो टेंशन फोर्स अलग अलग होगी। तो सबसे पहले सी को कंसिडर करते हैं। सी के लिए आप लिखोगे कि उसका मास तो सबका सेम दे रखा है, आइडेंटिकल पार्टिकल्स है, उसकी वेलोसिटी v0 दे रखी है बट अपन v मान लेते हैं, बार बार नॉट लिखने में जोर आता है। तो mv² अपॉन उसकी जो रेडियस है वो l + l + l कितनी है? 3l है, ठीक है। और यही उसकी जो स्ट्रिंग है उसके अंदर प्रोड्यूस होने वाला क्या हो जाना चाहिए? टेंशन फोर्स हो जाना चाहिए। तो ये तो टीसी के इक्वल हो गया डायरेक्ट, ठीक है। इसके ऊपर टीसी लग रहा है यहां पर, ध्यान देना क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है। अब बी के ऊपर आप देखोगे ना तो बी के ऊपर 2 फोर्सेस लग रहे हैं,
एक तो लग रहा है TC और एक लग रहा है TB, ठीक है। और जैसे इसके ऊपर मैंने सेंट्रीपिटल फोर्स लिया था mv²/3l, वैसे इसके ऊपर सेंट्रीपिटल में बोल रहा हूं, बट क्योंकि फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जाके देखते हैं, नॉन इनर्शियल फ्रेम हमेशा आउटपुट लेते हैं, अब तक तो आपको पता पड़ ही गया होगा। यहाँ पे आ जाएगा mv², या इसको है ना v की बजाय, क्योंकि वेलोसिटी इन तीनों की अलग अलग होगी, एंगुलर वेलोसिटी इनकी क्या होगी, सेम होगी, तो अपन इसको एंगुलर वेलोसिटी की फॉर्म में लिखते हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, m⍵² टाइम्स 3l, इसको चेंज करते हैं अपन, राइट। m, ये क्यों किया मैंने, क्योंकि जो चीज कांस्टेंट है उसको कंसीडर करते हुए चलो, ताकि आप रेशियो लो तो वो सारी की सारी जो कांस्टेंट टर्म्स है वो क्या हो जाए, कैंसिल हो जाए। तो m⍵² टाइम्स 3l, और यहां पे आप देखोगे तो m⍵² टाइम्स 2l हो जाएगा। तो अब देखो B के लिए, देखो सिचुएशन B के लिए कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, TC और m⍵² 2l तो उधर लग रहा है और TB इधर लग रहा है। तो आप सीधा सीधा कह सकते हो कि m⍵² टाइम्स 2l प्लस TC, अब TC की जगह डायरेक्ट में ही रख सकता हूं, m⍵² टाइम्स 3l, ये किसके इक्वल हो जाना चाहिए, TB के इक्वल हो जाना चाहिए। यानी कि 3 + 2 करोगे तो 5m⍵²l, इसको भी अपन ऐसे लिख देते हैं 3m⍵² टाइम्स l, ये किसके इक्वल हो जाना चाहिए, TB के इक्वल हो जाना चाहिए। तो आई होप A के लिए तो आप खुद कर लोगे। A पे क्या होगा, इधर की तरफ फोर्स लग रहा है TB, इधर की तरफ फोर्स लग रहा है TA, और इधर की तरफ फोर्स लग रहा है m⍵² टाइम्स l। तो इसकी इक्वेशन बनेगी m⍵² टाइम्स l प्लस TB, यानी कि 5m⍵²l इज इक्वल्स टू TA। तो TA की वैल्यू आ जाएगी 6m⍵²l। तो इनका रेशियो कैसे निकालेंगे अपन, TA हो जाएगा 6m⍵²l, TB हो जाएगा आपका 5m⍵²l, और ये हो जाएगा आपका 3m⍵²l। ये कैंसिल हो जाएगा तीनों के अंदर, तो आपका रेशियो बचेगा 6:5:3। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो करेक्ट हो जाना चाहिए। हो सकता है इन्होंने ऑर्डर चेंज कर दिया, उन्होंने पहले TC, TB और TA लिखा हुआ, ठीक है ना। तो 3:5:6 जो है वो आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए। सो दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाई, बिकॉज हियर वी हैव मिक्स्ड concepts of Newton's laws of motion with circular motion. ऐसे क्वेश्चनों के लिए आपको तैयार रहना है, ठीक है ना। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। A particle is kept at rest at the top of a sphere of diameter 42 meter. When disturbed slightly, it slides down. At what height h from the bottom the particle will leave the sphere? तो इस क्वेश्चन को भी थोड़ा सा अपन डिटेल के अंदर देखते हैं। ऐसा आपका एक स्फेयर है और बिल्कुल टॉप मोस्ट पॉइंट के ऊपर आपने एक ब्लॉक को रखा हुआ है। इसका जो डायमीटर है वो आपको 42 मीटर्स दे रखा है, यानी कि ये हो जाएगा 21 मीटर। कोई दिक्कत नहीं, इसको बाद में यूज कर लेंगे, अभी अपन इसको R मान लेंगे, ठीक है। When disturbed slightly, it slides down at what height h from the bottom? तो अपन एक काम करते हैं, टॉप मोस्ट पॉइंट से इसकी हाइट निकाल लेते हैं, फिर 2r में से माइनस कर देंगे, 42 में से माइनस कर देंगे, तो ये जो चीज है इसको अपन मान लेते हैं h। और आपको पता है ये h किसके इक्वल होगी, मैंने अभी भी बताया था, r टाइम्स 1 - cos थीटा। अगर आप इस एंगल को कितना मानते हो, थीटा मानते हो, तो यहां पर आपका आकर आपका पार्टिकल जो है वो स्फेयर को क्या कर देता है, छोड़ देता है, निकल जाता है यहां से। अब देखो इस पॉइंट के ऊपर, इसके ऊपर लगने वाले फोर्सेस देखो, कौन कौन से फोर्सेस लगेंगे। एक तो लगेगा mg जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में, एक इसने क्या करा यहां पर इस स्फेयर से कांटेक्ट जस्ट ब्रेक कर दिया, तो इसका जो नॉर्मल फोर्स है वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और साथ ही साथ में किसी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो उस वेलोसिटी की वजह से यहां पर एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा mv² अपॉन r।
ये सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा। अब एट व्हाट हाइट h फ्रॉम द बॉटम द पार्टिकल विल लीव द स्फीयर। अब आपको तो h निकालना है, तो सबसे पहले तो अपन फोर्सेस की बात करते हैं। फोर्सेस की अगर आप बात करोगे तो यहाँ पे दो फोर्सेस होंगे, mg को आप दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर सकते हो, एक इस डायरेक्शन में और एक इस डायरेक्शन में। ये थीटा है, ये 90 माइनस थीटा, ये थीटा, ये अगेन 90 माइनस थीटा। तो आपके जो कंपोनेंट होंगे वो कैसे आ जाएंगे, अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा, इधर आ जाएगा mg cos थीटा और इधर आ जाएगा mg sin थीटा। तो आप सीधा सीधा लिख सकते हो कि mg cos थीटा जो है वो किसके इक्वल होना चाहिए, mv स्क्वायर अपॉन r के इक्वल होना चाहिए। m से m कट जाएगा, v स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी rg cos थीटा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एट व्हाट हाइट h निकालना है अपनों को तो बेसिकली। अब h को अपन सीन में कहां से लेके आएंगे, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से। जब ये टॉप मोस्ट पॉइंट पर था तो इसकी जो एनर्जी थी वो इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में, यहां पर अगर अपन एनर्जी लेते हैं तो यहां पर अपन पोटेंशियल एनर्जी ले लेते हैं 0 और काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी इसकी हाफ mv स्क्वायर। यहां पर पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी mgh, क्योंकि इसके रेस्पेक्ट में तो h हाइट पर ही है, जबकि काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी 0। तो आप लिखोगे mgh इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। m से m कट गया तो v स्क्वायर की वैल्यू कितनी निकल के आ रही है, √2gh की। इसको जब आप यहां पर रखोगे तो इसका स्क्वायर 2gh डायरेक्ट रख सकते हो, इज इक्वल टू rg cos थीटा के इक्वल हो जाएगा। यानी कि आपका जो g से g भी कैंसिल हो गया, h की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल आ जानी चाहिए, r cos थीटा डिवाइडेड बाय 2 के इक्वल आ जानी चाहिए। अब ध्यान दो, आपका जो h है वो खुद किसके इक्वल है, r टाइम्स 1 माइनस कॉस थीटा के इक्वल, 1 माइनस कॉस थीटा के इक्वल। तो इज इक्वल टू r cos थीटा डिवाइडेड बाय 2 रखोगे, r से r कट जाएगा, इस cos थीटा को उधर ले जाओगे तो 1 इज इक्वल टू 3/2 cos थीटा हो जाएगा। यानी कि cos थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 2/3। तो आपकी जो हाइट है वो कितनी हो जाएगी, r टाइम्स cos थीटा की वैल्यू तो कितनी है 2/3 डिवाइडेड बाय 2। 2 से 2 कट गया तो h की वैल्यू आ जाएगी r डिवाइडेड बाय 3। r कितना है आपका 21 और उसको 3 से डिवाइड करोगे तो h फाइनली आ जाएगा 7 मीटर। तो टॉप मोस्ट पॉइंट से, ध्यान रखो, टॉप मोस्ट पॉइंट से 7 मीटर पर आपका पार्टिकल छूट जाएगा। जबकि क्वेश्चन में पूछा गया है कि बॉटम से हाइट कितनी होगी, तो 42 में से 7 को माइनस कर दो। 42 में से 7 को माइनस करोगे तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आपका क्या हो जाना चाहिए, करेक्ट हो जाना चाहिए, 35 हो जाना चाहिए। ठीक है ना। अब क्वेश्चन तो खैर ठीक है हमने कर दिया, बट इससे एक इंपॉर्टेंट बात हमें लेके निकलनी है, वो ये है कि जो दो रिजल्ट्स आए हैं ये बहुत ही स्टैंडर्ड है कि जब भी किसी स्फेरिकल ऑब्जेक्ट के टॉप मोस्ट पॉइंट से आप किसी पार्टिकल को जस्ट स्लाइड करते हो तो वो थीटा एंगल पर उस ऑब्जेक्ट को छोड़ देता है, जिसके लिए cos थीटा की वैल्यू कितनी होती है 2/3। तो थीटा कितना हो जाएगा cos इनवर्स 2/3। स्टैंडर्ड रिजल्ट है। या हाइट की फॉर्म में लिखोगे तो रेडियस की जो 1/3 हाइट है उसके ऊपर आपका पार्टिकल जो है वो स्फेरिकल ऑब्जेक्ट को छोड़ देता है, उसे कॉन्टेक्ट ब्रेक कर देता है। ठीक है ना। तो ये दो स्टैंडर्ड रिजल्ट है। हालांकि ये बहुत रेयरली कभी पूछे जाएंगे, बट अगर पूछे जाए तो आपको डायरेक्टली यूज करने आने चाहिए। मैंने इस क्वेश्चन को कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और लॉज ऑफ मोशन दोनों के कंसेप्ट अप्लाई करके किया है, तो वो एक आपके लिए बोनस चीज होगी, राइट। खैर, तो ये हमारा सर्कुलर मोशन वाला टॉपिक था, जो कि शायद सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक है। लास्ट वीडियो में कॉलिजन और इस वीडियो में सर्कुलर मोशन, ये दो ऐसे फिनोमिना हैं जिनके ऊपर पूरी की पूरी फिजिक्स जो है वो घूमती हुई दिखाई देगी आपको डिफरेंट फोर्सेस के लिए। तो मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आई होप यू आर एंजॉइंग दिस मोस्ट वांटेड सीरीज। थैंक यू।